गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 5 जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मीना को भस्म कर दिया गया, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कितने महान जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए थे और उन्होंने जो भी अत्याचार किए उन्होंने उनका मुकाबला किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब थे, जो उनकी पुत्री थी मेना। उसको जब नाना साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो विठोर के महल में जब वो गए, अंग्रेज जो सेनापति को गए तो वहां पर मेना थी, वो वहां पर कैद होकर रह गई थी। तो मेना के साथ जो क्रूर अत्याचार हुआ उसका वर्णन इस पाठ में बताया गया है। इसकी लेखिका हैं चपला देवी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन में आजादी के आंदोलन को गति दी। उन्हीं में से एक लेखिका जो चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है कि उन्होंने भी जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय आंदोलन को गति दी थी, लेकिन वो इस इतिहास में वो दर्ज नहीं हो पाई। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मेना आजादी की नन्ही सिपाही थी। अब यहाँ से प्रश्न एक छोटा बन रहा है कि नाना साहब की पुत्री, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मेना। नाना धुंधुपत साहब की पुत्री बालिका मेना, तो उनकी पुत्री का नाम क्या हुआ? नाना साहब की पुत्री का नाम मेना। और वो क्या थी? आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मेना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। बालिका मेना के बलिदान की जो कहानी है वो इस गद्य रचना में चपला देवी ने प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसको भी आप कर लीजिए अंडरलाइन। बालिका मेना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न अपना बन सकता है कि चपला देवी ने अपनी गद्य रचना नाना साहब की पुत्री मेना को भस्म कर दिया में किसका वर्णन है? तो बालिका मेना के बलिदान की कहानी की गद्य रचना में वर्णन है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। किसकी सम्मान की बात है? कि हमारी जो मातृभूमि है उसको स्वतंत्र कराने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जिन भारतीयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने जीवन का उत्कर्ष कर दिया, वो हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अब जो चपला देवी की जो गद्य रचना है नाना साहब पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अपनी किशोर पीढ़ी है, अब जो अपने आने वाली भावी पीढ़ी है उसको अपने जो 1857 की क्रांति में जो मातृभूमि के जो क्रांतिकारी हैं या बलिदानी हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके इस गौरव और सम्मान की
जो बात है उससे अपने युवा पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से ही इस रचना को जो हिंदू पंच बलिदान अंक से लिया गया है। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। इस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान से अंक से लिया गया है। इसको यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में ही अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें जो 1800 विद्रोही नेता थे धुंधुपत नाना साहब, उन्होंने जब विद्रोह किया तो वह उस विद्रोह में कानपुर में असफल हो गए और जब वे भागने लगे तो जल्दी में क्या हुआ, जो अपनी पुत्री थी वो मैना को साथ ले जाना भूल गए। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप, भूल गए। देवी मैना विठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसकी रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है कि उसने वो जो विठूर में जो वो अपने पिता के महल में रहती थी मैना, उसमें जब महल में रहती थी और जब विद्रोह का दमन करने के बाद जब अंग्रेज है वहां पर विठूर में पहुंचे तब अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ी क्रूरता से ही उस जो निरीह और निरपराध देवी को मैना को अग्नि में भस्म कर दिया। यह जो घटना है इसको सुनकर के जो पाषाण हृदय यानी पर्थ हृदय के भी लोग है एक बार सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। प्रश्न 1 नंबर का यहाँ से भी बन रहा है कि नाना साहब का राजमहल कहाँ लूट लिया गया, तो विठूर में। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग इसको। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। वह अब एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि अंग्रेज सेनापति ने जब सुंदर बालिका को जब बरामदे में देखा तो उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ? उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि जब वो महल को लूट रहे थे उस समय वह बालिका दिखाई नहीं दी थी। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग यहाँ से, उस समय से लेके और वह बालिका दिखाई नहीं दी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करोगे? अब यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि जब बरामदे में बालिका खड़ी हो गई तो उन्होंने अंग्रेज सेनापति को क्या कहा? तो उन्होंने अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने के लिए मना कर दिया था। इसको अंडरलाइन करेंगे। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना कर दिया। क्या करने से मना किया? गोली बरसाने से। और फिर उसको देखकर जो अंग्रेज सेनापति थे उनको क्या आई? उनको दया आ गई। उन्होंने उनसे क्या पूछा? ये पूछा तुम क्या चाहती हो? तो वो क्या बोली? अभी एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि जब अंग्रेज सेनापति ने उस बालिका से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा कर सकेंगे? अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं।
सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। वो बालिका क्या चाहती थी? उन्हें बालिका सेनापति से उस बालिका ने पूछा कि इसको आपको गिराने का उद्देश्य क्या है। तब उसने क्या किया कि ये जो विद्रोही नेता थे हमारे नाना साहब, उनका वास स्थान था, तो सरकार ने हमें क्या आज्ञा दी है कि इसे विध्वंस कर दीजिए, यानी नष्ट कर दीजिए, उनकी कोई भी निशानी है वो रहनी नहीं चाहिए। तो बालिका क्या कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे तो दोषी हैं, पर इस जो जड़ मकान है इसने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा तो इतना ही उद्देश्य है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। तो आप यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि सेनापति को उस मकान नाना साहब के मकान को गिराने में क्या उद्देश्य था? तो उनको वो यह उद्देश्य था कि वह एक तो विद्रोही नेता नाना साहब को वास स्थान था, तो उन्होंने सरकार ने कहा था कि उनसे जो रिलेटेड कोई भी वस्तु है या फिर मकान है या कोई शस्त्र है उसको सबको नष्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने उस मकान को विध्वंस करने की आज्ञा दे दी थी। तो उनका उद्देश्य क्या था कि उनसे संबंधित कोई भी सामग्री को नहीं रखना है और उसको नष्ट कर देना है। अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से आप ही बताइए, मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है? यह मकान विद्रोही का वासस्थान था, इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही सम्मान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक भी है। उन्होंने कहा, जब बालिका ने उन्हें मकान को गिराने से मना कर दिया, तब सेनापति ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे यह जो मकान है वो गिराना ही होगा, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। तब उस बालिका ने क्या किया, अपना परिचय बताया और कहा कि आप जनरल, मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं। जो आपकी कन्या है, यानी आपकी जो बेटी है वो मेरे से उसका बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष हम साथ रहे थे, साथ आते जाते थे। वो मुझे हृदय से बहुत चाहती थी और उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान आप भी प्यार करते थे। तो लेकिन मालूम होता है कि ये सब बातें आप भूल गए हैं कि आप हमारे यहाँ आते थे, मैं आपके यहाँ जाती थी, आप मुझे पुत्री के बराबर प्यार करते थे। ये सब बातें लगता है आप भूल गए हैं, क्योंकि मेरी की मृत्यु से आप बहुत दुखी हैं। लेकिन उस मेरी ने जो मेरे को एक पत्र लिखा था, वो पत्र मेरे पास अभी भी है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूरा पैराग्राफ अब तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने इस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ
मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी यानी साथ रहने वाली जो होती है उसे सहचरी कहते हैं। साथ पढ़ने वाली, साथ रहने वाली, साथ खेलने वाली, जो भी होता है सहचरी जो साथ रहती है, वो पढ़ने वाला भी हो सकता है, वो खेलने वाला भी हो सकता है, वो साथ रहने वाला भी हो सकता है। तो वो कह रही है कि तुम मेरी जनरल हे कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्री के साथ रहने वाली थी, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। अब उस सेनापति है ने अपनी क्या मजबूरी बताई कि मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गया हूं, लेकिन कि तुम मेरी पुत्री की दोस्त हो, सहचरी हो, लेकिन मैं क्या हूं, अंग्रेजों का सरकार का नौकर हूं, उनकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता हूं। मेरे से जो आपकी रक्षा के लिए जो प्रयत्न हो सकेगा मैं वह करूंगा। उसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। उसी समय जब वो मैना से बात करते हैं जनरल सेनापति हे, उसी समय जो प्रधान सेनापति होते हैं जनरल आउटरम, वो वहां पर आ पहुंचते हैं। उन्होंने जब वो जहां वहां पर देखते हैं कि अभी तक जो नाना साहब के महल को है वह तोप से नहीं उड़ाया गया है, तो वह उन पर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, उन पर बिगड़ जाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि आपने अभी तक जो नाना साहब के महल को तोप से उड़ाया क्यों नहीं है। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे का भाग कल पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।